बहुत समय पहले चीन की सरहदों के उस पार एक ऐसी कहानी शुरू होती है जहां जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला था और उस अंधेरे में भागते हुए कुछ लोग अपने ही अंजाम से अनजान थे। तभी घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवारें टकरा रही हैं और पीछे से मंगोल योद्धाओं की खौफनाक सेना उनका पीछा कर रही होती है। हालात इतने बुरे हो चुके होते हैं कि उनके लीडर विलियम एक ऐसा फैसला लेता है जो उनकी किस्मत बदल देता है। वो अपने ही घोड़ों को आजाद कर देता है ताकि दुश्मन उनका पीछा छोड़कर शिकार की तरफ भाग जाए और उन्हें भागने का एक मौका मिल सके। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी उस डरावनी रात की, जब जिंदा बच जाना भी एक सवाल बन चुका था। रात होते ही जब सब थक कर सांस ले रहे होते हैं, तब सच्चाई सामने आती है कि ये कोई आम सैनिक नहीं बल्कि किराए के लड़ाके हैं जो एक रहस्यमयी काले बारूद की तलाश में यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इस सफर ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया है। 20 से ज्यादा साथी पहले ही मौत के हवाले हो चुके हैं और अब उनके पास ना ताकत बची है ना उम्मीद। तभी अचानक अंधेरे को चीरते हुए एक ऐसा खौफनाक साया हमला करता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। वो कोई इंसान नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे है। एक ही पल ने वो पूरी टोली को खत्म कर देता है। चीखें गूंजती हैं और खून हर तरफ बिखर जाता है और अब जिंदा बचते हैं सिर्फ 2 लोग, विलियम और उसका साथी टोवर। लेकिन मौत अभी खत्म नहीं हुई। वो दरिंदा फिर लौटता है और इस बार सीधे उन पर झपटता है। लेकिन इस बार विलियम डरता नहीं है। वो अपनी पूरी ताकत से वार करता है और उस राक्षस का हाथ काटकर उसे गिरा देता है। एक ऐसी चीज जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये था क्या। लेकिन अब वहां रुकना मौत को बुलाना था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकलने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, किस्मत फिर उनका साथ छोड़ देती है। मंगोल सेना फिर उनके पीछे पड़ जाती है और अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। भागते भागते वो आखिरकार एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने खड़ी होती है चीन की महान दीवार। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही आसमान से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है जो बस कुछ इंच दूर से उन्हें छूकर निकल जाती है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, ना आगे जा सकते हैं ना पीछे लौट सकते हैं। ऐसे में विलियम एक आखिरी दांव खेलता है। वो खुद को चीनी सेना के हवाले कर देता है, उम्मीद करता है कि शायद वो उसकी जान बख्श दें। लेकिन असली चौंकाने वाला पल तब आता है जब वो उस राक्षस का कटा हुआ पंजा उनके सामने रखता है, जिसे देखकर वहां मौजूद कमांडर भी सन्न रह जाते हैं। कमांडर लिन उसकी तरफ घूरते हुए पूछती है कि ये कहां से मिला, और जब विलियम कहता है कि उसने अकेले उस दानव को मारा है तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उन्हें उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं होता। लेकिन तभी एक समझदार रणनीतिकार वांग कुछ अलग सोचता है। उसे लगता है कि ये कहानी झूठ नहीं हो सकती क्योंकि उनके हथियार और कपड़े उस अजीब जीव के खून से सने हुए हैं। और इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाते, अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि दूर निगरानी टावरों से दुश्मन की एक विशाल सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। ये सुनते ही जनरल शाओ बिना एक पल गवाए युद्ध की तैयारी का आदेश दे देता है और विलियम और टोवर को भी दीवार के ऊपर ले जाया जाता है, जहां का नजारा किसी सपने से कम नहीं होता। हजारों सैनिक अलग अलग रंग के कवच में खड़े हैं और हर रंग उनकी खास जिम्मेदारी को दिखाता है। हर कोई अपने काम में इतना परफेक्ट है कि जैसे ये कोई सेना नहीं बल्कि एक जिंदा मशीन हो जो एक ही इशारे पर चलती हो। लेकिन सबसे अलग दिखती है नीले कवच वाली सेना, जिसे कमांडर लिन लीड करती है। और हैरानी की बात यह है कि ये पूरी सेना सिर्फ महिलाओं की है। वो बिना डरे दीवार के किनारे खड़ी हो जाती हैं, हाथों में विशाल भाले लिए, और उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा जुनून जल रहा होता है। सबकी नजरें दूर उस अंधेरे पर टिक जाती हैं और तभी धरती कांपने लगती है जैसे कोई तूफान आ रहा हो। लेकिन ये तूफान नहीं, मौत का सैलाब है। हरे रंग के डरावने राक्षसों की एक भीड़ दीवार की तरफ दौड़ती चली आ रही होती है। जनरल शाओ तुरंत आदेश देता है और विशाल मशीनें आसमान में आग के गोले फेंकना शुरू कर देती हैं, जो सीधा दुश्मनों पर गिरते हैं और जमीन को आग के समंदर में बदल देते हैं। उसी वक्त तीरंदाज भी अपने तीरों की बारिश शुरू कर देते हैं। पूरा आसमान तीरों से भर जाता है और कई राक्षस वहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन ये रुकने वाले नहीं होते। वो चीखते हुए और तेजी से दीवार की तरफ बढ़ते हैं और आखिरकार हर वार झेलते हुए भी दीवार के नीचे तक पहुंच जाते हैं। अब असली जंग शुरू होती है। नीले कवच वाली महिलाएं बिना डरे दीवार से नीचे कूद जाती हैं और अपने भालों से उन राक्षसों पर टूट पड़ती हैं। ऊपर खड़े सैनिक तुरंत उन्हें रस्सियों से वापस खींच लेते हैं। ये एक खतरनाक खेल बन चुका होता है जहां हर छलांग मौत के साथ एक दाव है। लेकिन इस बहादुरी की कीमत भी चुकानी पड़ती है। कई सैनिक उन राक्षसों का शिकार बन जाते हैं। उन्हें जिंदा ही नोच कर खा लिया जाता है और हर चीख के साथ ये साफ हो जाता है कि ये जंग आसान नहीं होने वाली, बल्कि ये तो
बस उस डरावनी लड़ाई की शुरुआत है जहां जीत भी खून मांगती है और हार सीधा मौत देती है। लेकिन असली खतरा अभी सामने आना बाकी था। तभी दूर धुंध के पार कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम जाती हैं। वो कोई आम राक्षस नहीं बल्कि उन सभी का अंत करने वाली उनकी रानी थी। अपने सैकड़ों बॉडीगार्ड्स के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी मौजूदगी ही इतनी डरावनी थी कि मानो पूरी धरती कांप उठी हो। रणनीतिकार वांग ये देखते ही समझ जाता है कि अगर रानी को अभी नहीं रोका गया तो ये जंग यहीं खत्म हो जाएगी। वो तुरंत जनरल शाओ को बताता है और बिना देर किए आदेश दिया जाता है कि सारे तोप सीधे रानी पर निशाना साधें। आसमान आग के गोलों से भर जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। रानी के बॉडीगार्ड्स पलक झपकते ही आगे आकर हर हमले को अपने शरीर से रोक लेते हैं और अपनी जान देकर भी अपनी रानी की रक्षा करते हैं। ये वफादारी नहीं, पागलपन था। तभी रानी एक भयानक गर्जना करती है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है और उसी पल सारे राक्षस उसकी भाषा समझ जाते हैं। वो अपने दिमाग से उन्हें आदेश देती है और अचानक उनकी रणनीति बदल जाती है। अब वो दीवार तोड़ने नहीं बल्कि खुद को सीढ़ी बनाकर उस पर चढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते वो दीवार पर चढ़ जाते हैं और सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो इंसानों को खिलौनों की तरह पकड़कर नीचे फेंकने लगते हैं। चारों तरफ चीखें गूंजने लगती है। मौत हर तरफ नाच रही होती है। ये देखकर विलियम समझ जाता है कि अगर अभी नहीं भागे तो कभी नहीं भाग पाएंगे। वो टोवर के साथ खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और तभी एक अनजान आदमी उनकी रस्सियां काट देता है। ये है बेलार्ड, एक और विदेशी जो सालों पहले यहाँ आया था लेकिन अब तक कैद में जी रहा है। इसी बीच एक जवान सैनिक पेंग अपने साथियों को मरते हुए देखता है। उसका दिल डर से कांप रहा होता है, फिर भी वो हिम्मत जुटाकर उस दानव पर हमला करता है, लेकिन उसकी ताकत उस राक्षस के सामने कुछ भी नहीं होती। एक ही झटके में उसे दूर फेंक दिया जाता है और जैसे ही वो राक्षस उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है तभी आसमान से मौत बनकर विलियम कूदता है। वो हवा में ही एक भाला पकड़ता है और पूरी ताकत से उस राक्षस के मुंह में घोंप देता है। राक्षस दर्द से तड़पता है और उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार विलियम अकेला नहीं है। टोवर भी साथ देता है और दोनों मिलकर उस दानव के दिल को चीर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। टोवर जमीन से एक लाल कपड़ा उठाता है और उसे लहराकर एक और राक्षस को अपनी तरफ खींचता है। जैसे कोई सांड लाल कपड़े पर टूट पड़ता है वैसे ही वो दानव पूरी रफ्तार से टोवर की तरफ दौड़ता है, लेकिन ये सब एक जाल होता है। ठीक उसी पल विलियम तीर चलाता है जो सीधा उस राक्षस को लगती है और आखिरी पल में वो खुद को बचा लेता है। लेकिन अब रानी ये सब देख चुकी होती है। अपने इतने सैनिकों को मरते देख वो गुस्से से पागल हो जाती है और एक ऐसी आवाज निकालती है जो इंसानों के लिए सिर्फ शोर है लेकिन उसके राक्षसों के लिए आदेश। उसी पल सारे दानव पीछे हटने लगते हैं और अपने मरे हुए साथियों के शरीर भी साथ ले जाते हैं ताकि इंसान उनके बारे में कुछ भी ना जान सके। ये जीत अधूरी थी लेकिन फिर भी एक राहत लेकर आई थी। इसके बाद चीनी कमांडर विलियम और टोवर के पास आते हैं और दोनों तुरंत अपने हथियार नीचे रख देते हैं ताकि ये दिखा सके कि वो दुश्मन नहीं है। जनरल शाओ उनकी बहादुरी की तारीफ करता है और उन्हें कैद करने के बजाय रहने की जगह देने का फैसला करता है। इसी बीच जवान पेंग विलियम के पास आता है। उसकी आंखों में शुक्रिया साफ नजर आता है। वो कहता है कि अगर आज विलियम ना होता तो वो जिंदा नहीं होता। तभी उनकी मुलाकात फिर से बेलार्ड से होती है और उसकी सच्चाई सामने आती है कि वो भी 25 साल पहले इसी काले बारूद की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन तब से यहीं कैद होकर रह गया और अब अंग्रेजी सिखाने के बहाने जिंदा है। वो उन्हें वही रहस्यमयी काला बारूद दिखाता है जिसके लिए वो इतनी दूर आए थे और कहता है कि यहाँ इतना है कि तीनों आराम से लेकर जा सकते हैं। फिर बेलार्ड एक खतरनाक प्लान बनाता है। वो कहता है कि अगली लड़ाई शुरू होते ही वो सब भाग जाएंगे क्योंकि उस वक्त कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले कि उनकी बात पूरी हो पाती, रणनीतिकार वांग उन्हें तुरंत बुलाता है क्योंकि उसे उनके सामान में एक अजीब सा पत्थर मिला है। वो बताता है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि एक चुंबक है और शायद इसी की वजह से विलियम उस राक्षस को इतनी आसानी से मार पाया क्योंकि ये उनके दिमाग को कमजोर कर देता है। तभी सबसे बड़ा सच सामने आता है कि ये राक्षस कोई धरती के जीव नहीं बल्कि ताओ तेई है जो 20 सदियों पहले अंतरिक्ष से आए थे और तब से हर 60 साल में चीन के उत्तर से हमला करते हैं ताकि हर चीज को निगलकर अपनी रानी को खिला सके और अपनी संख्या बढ़ा सके। और अब वो समय फिर से आ चुका था जहां इंसानों को सिर्फ अपनी जमीन ही नहीं बल्कि अपनी पूरी दुनिया बचानी
थी। अब सच पूरी तरह सामने आ चुका था कि ये ताओ तेई हर 60 साल में उठते हैं और चीन के उत्तर से हमला करते हैं। उनका एक ही मकसद होता है, हर चीज को निगल जाना ताकि अपनी रानी को खिला सकें और अपनी संख्या को अनगिनत गुना बढ़ा सकें। और इस बार उनका निशाना सिर्फ दीवार तक सीमित नहीं था। दीवार से महज 300 मील दूर चीन की राजधानी थी, जहां 20 लाख लोग रहते थे। अगर ये राक्षस वहां तक पहुंच जाते तो वो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाते, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में खाना मिलते ही उनकी फौज पूरे संसार में फैल जाती और फिर उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन इसी बीच जनरल शाओ को कुछ अजीब महसूस होता है। पश्चिमी टावर पर कुछ सैनिक गायब है और वो तुरंत कमांडर लिन के साथ जांच के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, सेना अपनी फॉर्मेशन में खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। राक्षसों ने लाशों को खाया नहीं बल्कि जानबूझकर छोड़ दिया था, जैसे वो कोई जाल बिछा रहे हों। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तभी सामने एक ताओ तेई दिखाई देता है। लेकिन उसी पल जनरल शाओ को उसकी चमकती आंखों में पीछे से आने वाले दूसरे राक्षस की परछाई दिख जाती है। वो समझ जाता है कि ये सीधा हमला नहीं बल्कि घात है और अगले ही सेकंड दोनों राक्षस एक साथ टूट पड़ते हैं। जनरल पीछे वाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो कमांडर लिन को बचाने के लिए खुद को आगे करता है, राक्षस उसे बुरी तरह घायल कर देता है। खून बहता है और ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ ही पलों में पूरी सेना वहां पहुंच जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अपने आखिरी सांसों में जनरल शाओ कमांडर लिन की तरफ देखता है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। साथ ही एक आखिरी चेतावनी देता है कि इन राक्षसों की बुद्धि को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि सोचने वाले शिकारी हैं। और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। इसके बाद पूरा किला शोक में डूब जाता है। एक भव्य अंतिम संस्कार किया जाता है, जहां हजारों दिए आसमान में छोड़े जाते हैं, जो अंधेरे को चीरते हुए ऊपर उठते हैं, मानो जनरल शाओ की आत्मा को उसके आखिरी सफर का रास्ता दिखा रहे हों। लेकिन दुख के लिए ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि जल्द ही सम्राट का दूत शेन वहां पहुंचता है और 60 साल पहले के हमलों का रिकॉर्ड लेकर आता है। उन दस्तावेजों में एक चौंकाने वाली बात लिखी होती है कि पिछली बार जब सैनिकों ने राक्षसों को एक पहाड़ तक खदेड़ा था, तो वहां मौजूद एक चुंबक की वजह से वो अचानक लकवाग्रस्त हो गए थे। ये सुनते ही विलियम के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म लेती है। वो कहता है कि अगर इस चुंबक का असर सच है तो उन्हें एक ताओ तेई को जिंदा पकड़ना होगा ताकि इसकी सच्चाई पता चल सके। वो सुझाव देता है कि जैसे वेल को बड़े कांटे से पकड़ा जाता है, वैसे ही इन्हें भी पकड़ा जा सकता है। लेकिन टोवर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसे याद दिलाता है कि उनका असली मकसद यहाँ से काला बारूद लेकर भागना है, ना कि अपनी जान जोखिम में डालना। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। रणनीतिकार वांग इस योजना पर काम शुरू कर देता है। वो एक खास बेहोशी की दवा तैयार करता है और उसे विशाल कांटों पर लगा देता है ताकि किसी एक राक्षस को जिंदा पकड़ा जा सके। और फिर वो पल आ ही जाता है जब ताओ तेई की फौज फिर से दीवार की तरफ बढ़ती है। इस बार वो छिपकर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक भी तैयार होते हैं। दीवार से विशाल ब्लेड बाहर निकलते हैं जो राक्षसों को टुकड़ों में काट देते हैं और सैनिक दीवार के किनारों पर खड़े होकर पूरी ताकत से उनसे लड़ते हैं। तभी कमांडर लिन आदेश देती है और विशाल हुक्स आसमान में छोड़े जाते हैं, जो कई राक्षसों को जकड़ लेते हैं और जंजीरों में बांध देते हैं। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि योजना सफल हो गई है, लेकिन ताओ तेई जल्द ही इंसानों की चाल समझ जाते हैं और एक एक करके उन हुक्स को तोड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि लगभग सभी बंधन टूट जाते हैं और वो फिर से मौत बनकर फैल जाते हैं। लेकिन इस अफरा तफरी में एक राक्षस ऐसा होता है जो पूरी तरह छूट नहीं पाता और जंजीरों में फंसा रह जाता है, और यही उनकी उम्मीद की आखिरी किरण बन जाता है। इसी दौरान बेलर्ड टोवर को समझाने की कोशिश करता है कि यही मौका है भाग जाने का, क्योंकि पूरी दीवार इस समय जंग में उलझी हुई है। लेकिन इस बार टोवर अपने दोस्त को छोड़कर भागने से इनकार कर देता है, क्योंकि अब ये सिर्फ जिंदा बचने की कहानी नहीं रही बल्कि सही और गलत के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। और अब फैसला करना था कि वो भागेगा या फिर इस जंग का हिस्सा बनकर इतिहास बदल देगा। अब विलियम के सामने सबसे बड़ा फैसला खड़ा था। एक तरफ उसकी जान और आजादी थी और दूसरी तरफ वो जंग जो पूरी इंसानियत का भविष्य तय करने वाली थी। एक पल के लिए वो भी सोचता है कि क्यों ना सब छोड़कर भाग जाएं, लेकिन आखिरी पल में उसका ज़मीर उसे रोक लेता है और वो वापस मुड़ जाता है ताकि उस आखिरी जंजीरों में बंधे ताओ तेई को पकड़ने में मदद कर सके। सेना तुरंत उस राक्षस को बाकी
झुंड से अलग करने के लिए उसके चारों तरफ आग के धमाके करती है और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका आग के घेरे में बदल जाता है। अब वक्त बहुत कम था क्योंकि जंजीरें ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएंगी। ऐसे में विलियम बिना सोचे समझे दीवार से नीचे फिसलता हुआ सीधे उस आग के बीच उतर जाता है जहां वो राक्षस बेहोश पड़ा होता है। वो तेजी से उसे बांधने लगता है ताकि उसे जिंदा पकड़ा जा सके, लेकिन तभी चारों तरफ से दुश्मन उस पर टूट पड़ते हैं और अब वो अकेला मौत से लड़ रहा होता है। हर वार उसके लिए आखिरी हो सकता था। तभी अचानक टोवर वहां पहुंचता है और उसकी जान बचा लेता है। वो गुस्से में उसे ताना मारता है कि उसने भागने की योजना क्यों छोड़ी, लेकिन उनकी बहस ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि धुंध के अंदर से और ताओतेई निकल आते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। अब जिंदा बचने का एक ही रास्ता था, साथ लड़ना। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और राक्षसों की आंखों को निशाना बनाकर उन्हें एक एक करके खत्म करने लगते हैं। लेकिन दुश्मन कम नहीं हो रहे होते। वो आग की दीवार को भी पार कर लेते हैं और बड़ी संख्या में उन पर टूट पड़ते हैं। ठीक उसी पल ऊपर से चीनी सेना बम बरसाना शुरू कर देती है। जोरदार धमाकों के साथ कई राक्षस वहीं खत्म हो जाते हैं और किसी तरह दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद उस विशाल राक्षस को एक पिंजरे में बंद कर लिया जाता है और अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो चुंबक सच में काम करता है? जैसे ही वांग उस पत्थर को लेकर उसके करीब जाता है, कुछ अजीब होता है। वो खतरनाक राक्षस अचानक पूरी तरह शांत हो जाता है, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। ये साबित कर देता है कि यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन तभी सम्राट का दूत आदेश देता है कि उस राक्षस को तुरंत राजधानी ले जाया जाए। वांग विरोध करता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये आदेश खुद राजा का होता है, इसलिए उसे मानना ही पड़ता है। जैसे ही दूत वहां से निकलता है, तभी दीवार के नीचे फिर हलचल होती है। सेना जांच करने के लिए नीचे उतरती है और जो वो देखते हैं उससे सबके होश उड़ जाते हैं। ताओतेई ने दीवार के नीचे एक विशाल सुरंग बना ली थी। मतलब अब तक की सारी लड़ाइयां सिर्फ एक चाल थी ताकि सेना का ध्यान भटकाया जा सके और असली हमला अंदर से किया जा सके। उधर दूसरी तरफ बेलार्ड और टोवर इस मौके का फायदा उठाकर काला बारूद चुराकर भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी विलियम उन्हें रोक लेता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है, लेकिन टोवर उसे पागल समझता है। उसे लगता है कि इंसान इस राक्षसी सेना के सामने कुछ भी नहीं है और इसी बहस के बीच बेलार्ड एक धोखा देता है। वो अचानक विलियम को बेहोश कर देता है और टोवर से कहता है कि यही उनका आखिरी मौका है भागने का और उसे अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। उधर कमांडर लिन को जैसे ही उनके भागने की खबर मिलती है, वो गुस्से से भर जाती है। उसे लगता है कि विलियम ने उन्हें धोखा दिया है, लेकिन तभी जवान पेंग आगे आता है और सच बताता है कि विलियम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी गवाही सुनकर लिन का गुस्सा थोड़ा शांत होता है, लेकिन फिर भी वो आदेश देती है कि उन गद्दारों को हर हाल में पकड़ना होगा और विलियम को कैद में डाल दिया जाता है ताकि वो अब किसी योजना में दखल ना दे सके। अब समय बहुत कम था। ताओतेई पहले ही दीवार के अंदर घुस चुके थे। उन्हें रोकने के लिए लिन एक खतरनाक फैसला लेती है। वो गर्म हवा के गुब्बारों का इस्तेमाल करने का आदेश देती है ताकि जल्दी से राजधानी पहुंचा जा सके, लेकिन ये मशीनें कभी पूरी तरह परखी नहीं गई थी और जैसे ही सैनिक आसमान में उठने लगते हैं, कई लोग हादसों में मारे जाते हैं। काले बारूद की ताकत से कुछ ही गुब्बारे उड़ पाते हैं और उनमें बैठे सैनिक सीधे राजधानी की तरफ बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद पेंग चुपके से विलियम को आजाद कर देता है और वो तुरंत बाहर भागता है, जहां उसकी मुलाकात वांग से होती है। वांग उसे बताता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। ताओतेई दीवार तोड़कर अंदर घुस चुके हैं और कमांडर लिन खुद राजधानी की तरफ जा चुकी है। वो ये भी बताता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अगर रानी को मार दिया जाए तो सारे राक्षस खुद ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी पूरी ताकत उसी से जुड़ी है। वांग उसे यहाँ से भागने की सलाह देता है, लेकिन इस बार विलियम भागने के बारे में सोचता भी नहीं। वो फैसला करता है कि वो लिन के पास जाएगा और इस जंग को खत्म करके ही दम लेगा, क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद बन चुकी थी। उधर कमांडर लिन राजधानी पहुंच चुकी होती है, लेकिन वहां का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। हर तरफ तबाही फैली होती है। ताओतेई शहर में घुस चुके होते हैं और लोग उनके सामने बेबस होते हैं। वो किसी तरह महल तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी राक्षसों का झुंड उन पर टूट पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। अब हर पल उनके लिए आखिरी हो सकता था और इस बार दांव पर सिर्फ उनकी जान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सांसें टिकी हुई थी। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। कमांडर लिन चारों तरफ से ताओतेई के झुंड में घिर चुकी थी। उनकी आंखों में भूख और खून की प्यास
प्रयास साफ दिख रही थी। वो दहाड़ते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, जैसे अब उसका अंत तय हो चुका हो। लेकिन ठीक उसी पल आसमान से उम्मीद बनकर विलियम पहुंचता है। वो बिना एक पल गवाए लिन को पकड़कर ऊपर खींच लेता है और ग्रेनेड फेंकते हुए उन राक्षसों को पीछे धकेल देता है। धमाकों की गूंज के बीच दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से उनकी आखिरी योजना शुरू होती है। वो पहले पकड़े गए ताओ तेई को ढूंढ निकालते हैं और वांग उसे बमों से लाद देता है। अब उनकी योजना सीधी लेकिन खतरनाक थी। उस राक्षस को चारे की तरह इस्तेमाल करना था। उसे सीवर के रास्ते रानी तक पहुंचाना था ताकि वो खुद उसे खिला सके और उसी के साथ अपनी मौत भी निगल जाए। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। राक्षसों को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और अचानक पूरा सुरंग मौत के मैदान में बदल जाता है। एक एक करके उनके साथी मारे जाने लगते हैं। चीखें गूंजती हैं, खून बहता है और आखिर में सिर्फ कुछ लोग ही बचते हैं, जिनमें घायल पेंग भी शामिल होता है। तभी दर्जनों ताओ तेई सुरंग में घुस आते हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। ये देखकर पेंग एक ऐसा फैसला लेता है जो उसे अमर बना देता है। वो अपने घावों की परवाह किए बिना ग्रेनेड उठाता है और खुद को बलिदान कर देता है। एक जोरदार धमाके के साथ वो राक्षसों को खत्म कर देता है और रास्ता भी बंद कर देता है ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें। ये पल इतना भारी था कि रुककर रोना भी मुमकिन नहीं था। वांग तुरंत दरवाजा खोलता है और बमों से बंधे उस राक्षस को बाहर छोड़ देता है। जैसे ही चुंबक हटता है वो फिर से जिंदा हो उठता है और लालच में दिए गए मांस को खाते हुए सीधा अपनी रानी की तरफ भागता है। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। अब बस एक सही वार की जरूरत थी। तीनों एक ऊंचे टावर पर पहुंचते हैं जहां से साफ निशाना लगाया जा सकता था। वांग दरवाजे पर रुककर चुंबक के सहारे राक्षसों को रोकने का फैसला करता है, जबकि विलियम और लिन ऊपर चढ़ जाते हैं। विलियम तीर चलाता है लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स फिर से दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। तीर टकराकर हवा में ही फट जाता है और अब दुश्मन पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं। समय तेजी से खत्म हो रहा था। विलियम दोबारा कोशिश करने के लिए और ऊपर चढ़ता है, लेकिन इस बार रानी अपने सारे राक्षसों को आदेश देती है और पूरा महल उनके हमले से कांप उठता है। ताओ तेई हर तरफ से अंदर घुसने लगते हैं। इसी बीच वांग आखिरी बार चुंबक अपने साथियों की तरफ फेंकता है और खुद राक्षसों के बीच घिरकर जिंदा ही निगल लिया जाता है। उसका बलिदान भी इस जंग की कीमत बन जाता है। अब विलियम के पास सिर्फ एक मौका बचा था। वो दोबारा निशाना लगाता है लेकिन फिर से हमला रोक दिया जाता है और तीर हवा में फट जाता है। अब रानी खुद उन्हें देख चुकी थी और सारे राक्षस उनकी तरफ टूट पड़ते हैं। अब बचा था सिर्फ एक आखिरी दांव, एक आखिरी बम। विलियम और लिन खिड़की से छलांग लगाते हैं, रस्सियों के सहारे झूलते हुए पीछे से आते राक्षसों से बचते हैं। उसी पल विलियम चुंबक बॉडीगार्ड्स की तरफ फेंकता है और लिन उसका पीछा करते हुए भाला फेंकती है, जिससे चुंबक उनके बीच जा गिरता है और अचानक उनकी चाल धीमी पड़ जाती है। बस यही मौका था। बम सीधे उस घेरे के अंदर गिरता है। रानी पूरी कोशिश करती है आग को बुझाने की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक भयानक धमाका होता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। रानी के मरते ही सारे ताओ तेई एक पल में निष्क्रिय हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। महल के अंदर हजारों लाशें बिखर जाती हैं और आखिरकार इंसानियत इस जंग को जीत लेती है। कुछ समय बाद विलियम वापस महान दीवार पर लौटता है, जहां उसे उसका दोस्त टोवर कैद में मिलता है। लेकिन इस बार कहानी अलग होती है। सम्राट ने उसे एक विकल्प दिया था, या तो काला बारूद ले जाओ या अपने दोस्त की जान बचाओ। और इस बार विलियम ने दौलत नहीं, दोस्ती को चुना। वो टोवर को आजाद कराता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि असली जीत सोने या बारूद में नहीं बल्कि उन रिश्तों में होती है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। और फिर वो सेना के साथ दूर निकल जाता है, जबकि कमांडर लिन दीवार से उसे जाते हुए देखती रहती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, जैसे बिना शब्दों के एक अलविदा कह रहे हों। और विलियम भी पीछे मुड़कर देखता है। उसके चेहरे पर एक सुकून होता है, जैसे उसे यकीन हो कि वो एक दिन फिर यहाँ लौटेगा। क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं सही वक्त का फिर से शुरू होने के लिए। तो तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही दमदार कहानियां मैं तुम्हारे लिए लाता रहूंगा।